हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में है क्या? तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हमें बहुत पहले से पता था। मैग्नेटिज्म का भी पता था, इलेक्ट्रिसिटी का भी पता था। बट 1820 में एक डेनिश फिजिसिस्ट आए जिनका नाम था हैंस क्रिस्टन ऑर्स्टेड। ठीक है, हैंस क्रिस्टन ऑर्स्टेड, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया हैंस क्रिस्टन ऑर्स्टेड ने। इन्होंने बोला कि अगर हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, मान लो ऐसा कोई कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, इस कंडक्टर को मैं नाम देता हूं ए बी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगी करंट की। तो इसने बोला, ठीक है, इन्होंने बताया कि इस कंडक्टर में अगर इस तरह से करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अराउंड। ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगा? तो सर्कल की फॉर्म। ठीक है, हर एक पॉइंट पे ये सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। जैसे अगर देखो, इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड्स फ्लो कर रही है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो देखो, इस तरह से कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ है, तो आप क्या करोगे? इस कंडक्टर को हाथ में बंद कर दोगे इस तरह से। ये जो अंगूठा, ये जो थंब आया, ये पॉइंट करना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ये हमें बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बट जैसे यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है डाउनवर्ड्स, तो आप क्या करोगे? इस तरह से बंद करोगे इसको। अब क्या होगा? करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आ जाएगी, थंब जो है डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखेंगे। बाकी जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, मान लो वो पॉइंट अगर यहाँ पे है, ये कंडक्टर है, पॉइंट यहाँ पे, तो आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये जो फिंगर्स है उस पॉइंट की तरफ पॉइंट करोगे। ठीक है, उसकी तरफ ले जाओगे, और जैसे देखो ये मेरा, ठीक है, ये मेरा हाथ इस तरफ बंद होगा। ठीक है, ये मुट्ठी इस तरफ बंद होगी, तो ये पॉइंट करेगा इनवर्ड्स। और अगर उस तरफ मैंने देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट की डायरेक्शन, उस तरफ मैंने पॉइंट की तरफ ये फिंगर्स ले ली, और ये मुट्ठी इस तरफ बंद होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेगा आउटवर्ड्स। तो यह डायरेक्शन है इसकी। तो ऑर्स्टेड ने देखा कि अगर क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड अगर मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेक करता हूं एक मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से, तो जब यहां पे करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी? डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर मैं क्या करता हूं, इस करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूं, तो नीडल जो है वो फिर से डिफ्लेक्ट होगी, बट डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और जैसे ही मैं क्या करता हूं, यहाँ पे करंट फ्लो कराना बंद कर देता हूं, तो वो जो नीडल है डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगी। तो इससे क्लियर हुआ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स में प्रोड्यूस होगा। अभी देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? पहले ये तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी किसी डिफरेंट पॉइंट पे? जैसे इस कंडक्टर में अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो स्ट्रेंथ अलग होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। जैसे जैसे पॉइंट्स चेंज होंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए स्टडी की किसने? बायट-सैवर्ट ने और एम्पियर ने। बायट-सैवर्ट ने और एम्पियर ने डिफरेंट फॉर्मूले दिए इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या है।
एक ऐसा लॉ जो हमें हेल्प करेगा टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्टार्ट करते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ। देखो बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या है? अगर हमारे पास कोई भी वायर है जो करंट कैरी कर रही है, कैसी भी शेप है उसकी, मान लो इस तरह से उसकी शेप है, और ये करंट कैरी कर रही है आई अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बाकी करंट की डायरेक्शन से बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। बस इतना सा ध्यान में रखो, ये जो करंट है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है ये करंट कैरी करना चाहिए, ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो करनी चाहिए। तो अभी हमने क्या करना है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें चेक करना है इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वायर के छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट्स लेंगे। जैसे अगर इसकी टोटल लेंथ L है तो हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल छोटी सी लेंथ लेंगे DL। अभी DL जो है वो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अभी क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो P पॉइंट के साथ, ये डिस्टेंस आ जाएगा R वेक्टर, ठीक है। ये DL वेक्टर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने ले लिया R वेक्टर। तो अभी हम देखेंगे इस DL वेक्टर की वजह से, इस DL वेक्टर की वजह से P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, हम उसको dB से डिनोट करेंगे। ये जो dB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा DL के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। मतलब जैसे देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा जितनी ज्यादा इसमें से करंट फ्लो करेगी। जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी मैग्नेटिक नीडल हमें उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी। जितनी करंट ज्यादा होगी उतने चार्जेस ज्यादा, उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो हमने लिखा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसके बाद dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। ये बिल्कुल उस तरह से हो जाएगा अगर आप एक मैग्नेट लेते हो, एक मैग्नेट है, छोटी लेंथ है उसकी तो उसका फील्ड भी छोटा होगा, बट अगर उसकी लेंथ ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो छोटे मैग्नेट की वजह से स्ट्रेंथ कम मिलेगी, बड़े मैग्नेट की वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। इसलिए इस केस में भी ये लेंथ जितनी छोटी होगी उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो हमने लिखा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। इसके बाद ये जो एंगल थीटा है जो कि DL वेक्टर और R वेक्टर में एंगल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। इसके बाद देखो dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फॉलो करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दूर कहीं इस P पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्योंकि लेंथ ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। जब मैं इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर। इनको कंबाइन करके मिला dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पे कुछ कांस्टेंट आएगा K, बाकी वैसे ये जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के केस में इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसके यूनिट्स क्या होंगे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जो कांस्टेंट है ये इसकी वैल्यू है, ये इसके यूनिट्स है। अभी देखो ये म्यू नॉट क्या है,
तो पहले देखते हैं म्यू क्या होता है। म्यू है परमिएबिलिटी, म्यू है परमिएबिलिटी, और अगर म्यू नॉट है तो वो होगा परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। ठीक है, सिंपली म्यू है तो मीडियम की परमिएबिलिटी होगी, और म्यू नॉट है तो वैक्यूम में, ठीक है, मटेरियल की वैक्यूम में परमिएबिलिटी, ठीक है, वैक्यूम की परमिएबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी और ये है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम। अब ये परमिएबिलिटी होती क्या है? तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करते हैं, तो कितने इजीली, ठीक है, वो मटेरियल कितने इजीली अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने देता है। तो हम बोलेंगे इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। तो ये होगा परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी के यूनिट्स क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है, तो परमिएबिलिटी के वही यूनिट्स होंगे जो इस कांस्टेंट के यूनिट्स है, मतलब टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इसके यूनिट्स होते हैं टेस्ला, तो इस कांस्टेंट के यूनिट्स आएंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और वही यूनिट्स होंगे म्यू नॉट के या म्यू के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास dB किसके इक्वल है। अभी ये तो था इसकी स्केलर फॉर्म, अभी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ, तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे देखो, ये आएगा dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस n कैप बाय r स्क्वायर। तो n कैप जो है वो हमें डायरेक्शन देगा, ये डायरेक्शन देगा, ठीक है, n कैप हमें डायरेक्शन देगा, और ये परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग dl वेक्टर एंड r वेक्टर। मतलब dl वेक्टर क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट। ये जिस डायरेक्शन में करंट दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वो देखो, और ये r वेक्टर की डायरेक्शन देखो, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब। तो हमने क्या किया, r से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे हमें मिलेगा I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब। तो ये जो dl वेक्टर है और r वेक्टर है ये डिसाइड करते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो इस dB वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम हेल्प लेते हैं dl वेक्टर और r वेक्टर की। जैसे इस केस में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है P पॉइंट पे, तो ध्यान दो किस तरह से देखेंगे। पहले हम देखेंगे ये जो dl वेक्टर है इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, और P पॉइंट इस साइड है, तो हम फिंगर्स को राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, तो हम फिंगर को इस डायरेक्शन में देंगे, और क्योंकि P पॉइंट वहां पे, हम ये फिंगर्स को कर्ल करने की कोशिश करेंगे। ये मुट्ठी हमारी बोर्ड के अंदर की तरफ इनटू द प्लेन बंद हो रही है, तो देखो इनटू द प्लेन, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इनटू द प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस, ठीक है, हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड जब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और अगर मान लो मैं P पॉइंट लेता यहाँ पे, ये एक नया पॉइंट है, मान लो Q, यहाँ पे लेता तो करंट की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, वही राइट हैंड थंब रूल लेंगे, करंट की डायरेक्शन से Q पॉइंट इस तरफ है, तो अभी आपकी मुट्ठी जो है वो बंद होगी बाहर की तरफ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट, यहाँ पे लगाएंगे डॉट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस और डॉट की हेल्प लेंगे। क्रॉस होगा तब जब मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और डॉट होगा तब जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये था बायट-सैवर्ट्स लॉ। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। बायट-सैवर्ट्स लॉ है क्या,
इसकी हेल्प से हम फाइंड क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हम हेल्प लेते हैं राइट हैंड थंब रूल की। थंब को पॉइंट करते हैं करंट की डायरेक्शन में और कर्ल फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। ये डीबी का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन के लिए आपने देखा किस तरह से क्रॉस और डॉट हमें मिले। आज हम इतना ही रखेंगे। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू।